हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशन। जीके बाय माइंड मैप्स का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुका है और आज के हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल एक सीरीज चल रही है, उसमें तमाम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को हम लोग बाय माइंड मैप्स पढ़ने वाले हैं। 1848 से लेके 1856 भारत के सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। इनके टाइम पर अगर सबसे पहले हम लोग आप देखें तो दो चीजें याद रखिएगा। एक तो भारत के सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल थे, सबसे कम उम्र में। और दूसरा भारत के पहले यहूदी या बोल सकते पहले ज्यूज व्यक्ति थे जो भारत के गवर्नर जनरल आपको बने। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो था वो भारत में रेलवे लाने का काम इन्होंने आपको किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति की। तो अंग्रेजों ने कानून बना रखा था जिसके अंतर्गत जिस भी राजा का लीगल हेयर या कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, वो किसी जनरली हिंदू जो राजा होते थे वो किसी और बच्चे को गोद लेके उसको अडॉप्ट करके उसको राजा बना देते थे। ये प्रथा सिंधिया और ओरछा में बहुत ज्यादा आपको थी, पहले से ही आपको चल रही है। तो इन्होंने देखा कि अगर राज्यों को कैप्चर करना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि राज्यों के जो लीगल हेयर हैं, अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो उस स्टेट को कैप्चर कर लो और उनको एडॉप्टेशन जो है एडॉप्टेशन से आपको रोक दो। तो यही काम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत किया गया। अच्छा, देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है, ऐसे नहीं कि पहली बार डलहौजी लेके आया। इसके पहले 1838-39 में मांडवी नाम की जगह है गुजरात में, वहां पर भी इस प्रकार की नीति लागू की गई थी। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किया आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ओके, तो इसके अंतर्गत जो भी राजा के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है उनको उनके स्टेट अंग्रेज सरकार अपने कैप्चर में अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो इसके अंतर्गत पहला राज्य जो इसके अंतर्गत कंट्रोल हुआ वो था सतारा 1848 में। तो पहला राज्य। अच्छा, सतारा की कहानी क्या है? तो सतारा में उस समय पे शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उनका शासन हुआ करता था और उनका नाम था प्रताप सिंह जी। उनको अंग्रेजों ने पद से हटाया और उनको पद से हटा के अप्पा साहेब को स्टैब्लिश किया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अप्पा साहेब का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। इन दैट केस अप्पा साहेब को स्टैब्लिश करके अंग्रेजों ने, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका लीगल हेयर नहीं था, उनका राज्य अंग्रेजों ने पूरी तरह से हड़प लिया। दूसरा शिकार इस राज्य का बना, उसका नाम था जैतपुर। जैतपुर कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। और जैतपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था खेस सिंह। और जब खेस सिंह की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी नहीं होने के केस में अडॉप्टेड सन को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं किया और खेस सिंह का राज्य अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। उसी तरीके से तीसरा इंपॉर्टेंट राज्य था, उस राज्य का नाम था संबलपुर। तो संबलपुर देखा जाए तो ये उड़ीसा वाला एरिया है। यहाँ के राजा थे नारायण सिंह, उनकी मृत्यु हुई, अगेन सेम केस, इनका राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। संबलपुर इट्स कॉल्ड द हीरा खंड, क्योंकि यहाँ पर हीरे की बड़ी बड़ी खदानें हुआ करती थी और वही एक कारण था कि अंग्रेजों ने उसको कैप्चर किया। अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेट है, द इंपॉर्टेंट स्टेट इज कॉल्ड द बगत। बगत लोकेटेड है आपके हिमाचल वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। तो बगत को अंग्रेजों ने कैप्चर किया और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था बिजेंद्र सिंह जी। बिजेंद्र सिंह जी का सेम केस, उनका साम्राज्य कैप्चर किया 1850 में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेट था उदयपुर। तो उदयपुर या उदयपुर, ये वो वाला उदयपुर नहीं है राजस्थान वाला, ये दूसरा उदयपुर स्टेट आपको है। ये छत्तीसगढ़ एमपी की बॉर्डर पे हुआ करता था। यहाँ के राजा थे कल्याण मल जी। सेम केस, उनकी भी डेथ हुई, बच्चा नहीं था, एडॉप्टेशन को अंग्रेजों ने लेने से, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगला स्टेट था नागपुर, हाँ, जो मेन नागपुर है 1853 में। तो नागपुर में उस समय पे रघुजी भोसले जो थर्ड है ये शासक हुआ करते थे। अगेन जब इनकी डेथ हुई तो कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, अंग्रेजों ने एरिया कैप्चर कर लिया। उसके बाद आखिरी जो राज्य जो इनके कैप्चर में आया, दैट स्टेट वाज द झांसी। झांसी में उस समय पे राजा हुआ करते थे, उनका नाम जो वहां के राजा थे उनका नाम था गंगाधर राव। और जो गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो गंगाधर राव की जो पत्नी थी रानी, मतलब जब वो जिंदा थे उसी समय पे उन्होंने दामोदर राव नाम का एक बेटा था, ये दामोदर राव है ना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो दामोदर राव को एज ए सन के रूप में उनको गोद लिया, वो उनके एक जागीरदार का बेटा था और बाद में उसी का नाम रखा आनंद राव। तो दामोदर राव इज लेटर नोन एज आनंद राव। तो उनको गोद लिया और ऐसा नहीं कि झांसी में उन्हें जब गोद लिया तो अंग्रेजों से परमिशन नहीं ली, बाकायदा जब उनको गोद लिया गया तो अंग्रेज अधिकारी से परमिशन ली गई और उस समय उनके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था कैप्टन एलिस। उसने मंजूरी दिलवाई गवर्नर जनरल से। लेकिन जब राजा गंगाधर राव की डेथ हुई तो उसके बाद अंग्रेज पलट गए और ये आखिरी स्टेट था जो अंग्रेजों ने कैप्चर किया। तो अंग्रेजों की जो हड़प नीति का एक सबसे बड़ा जो ब्लो था वो झांसी आपको था। और बाद में आपको पता ही 57 का बैटल आपको होता है। तो ये तमाम स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत आपको हड़प किए गए। उसके बाद
डलहौजी के टाइम पर भारत में रेलवे का विकास हुआ। सबसे पहले रेलवे आई, अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1828 में ब्रिटेन के अंदर रेलवे लाइंस है उनका एस्टैब्लिशमेंट, और उसके कुछ सालों बाद 1853 में इंडिया के अंदर रेलवे आ जाती। तारीख थी 16 अप्रैल 1853, और जगह थी आपके बॉम्बे में। बॉम्बे स्टेशन से लेके बोरी बंदर तक ये रेलवे लाइन चली। इसके बीच का डिस्टेंस था मात्र 34 किलोमीटर, और 3 लोकोमोटिव इंजन, उस समय भाप के इंजन चलते थे, तो 3 स्टीम इंजन जो है वो उसको खींच रहे थे, और इन स्टीम इंजन का नाम था सिंध, साहेब और सुल्तान। याद रखिएगा, सिंध साहिब सुल्तान ने भारत की पहली ट्रेन को आपको खींचा था। आफ्टर तो लेंथ था 34 किलोमीटर, 14 कोचेस उसके अंदर आपको थे, और तकरीबन 1400 पैसेंजर, तमाम राजा रजवाड़े तमाम लोग उसके अंदर आपको बैठे थे। तो भारत की पहली ये यात्रा थी। दूसरा रेलवे लाइन स्टैब्लिश हुआ कलकत्ता से रानीगंज। रानीगंज कोयले की सबसे इंपॉर्टेंट खदानों में से एक थी, तो उस खदान को उन्होंने अपने कंट्रोल में आपको लिया। ओके, उसके बाद इन्हीं के टाइम पर टेलीग्राफ भारत में आया। टेलीग्राफ भारत में दूर संचार या टेलीकम जो कम्युनिकेशन है उसको आसान करने का एक तरीका था। पहली टेलीग्राफ लाइन भारत में स्टार्ट हुई, ओपन हुई 1852, और ये कलकत्ता से लेके आगरा तकरीबन 3000 किलोमीटर की ये जो रेलवे लाइन, ये पूरा लाइन जो है उस लाइन को बिछाया गया। और ओ श्वेंगर नाम के व्यक्ति इसके पहले अधिकारी हुआ करते थे। डलहौजी के टाइम पे कई सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स भी हुए, और उन वॉर्स में अगर हम लोग आपको देखें तो सबसे पहले तो देखो डलहौजी जाना जाता है एंग्लो सिख वॉर के लिए, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, पंजाब के ऊपर कैप्चर। तो लाहौर की संधि जब इसके फर्स्ट एंग्लो मराठा एंग्लो सिख वॉर के टाइम पर हुई थी, उसके बाद 1848 में अंग्रेजों ने, क्योंकि उस समय कई सारे अंग्रेज अधिकारियों की सिख दरबार में हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में एंग्लो सिख वॉर की स्टार्टिंग हुई, और इस वॉर का अंत हुआ 1849 में पंजाब का एनेक्सेशन, पंजाब का कैप्चर बाय द ब्रिटिश। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो रानी जिंद कौर जो है उनको भारत से बाहर भेज दिया। साथ में राजा जो दुलीप सिंह थे, दुलीप सिंह के साथ भी सेम हुआ, उनको भी लंदन भेज दिया गया। उनकी लंबी कहानी कभी और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पंजाब का एनेक्सेशन हुआ। साथ में इनके टाइम पर होता सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, इन्होंने बर्मा पे हमला किया, दूसरा बर्मा वॉर है, और इसके अंतर्गत बर्मा का जो लोअर बर्मा वाला रीजन है वो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद इनके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो थी एनेक्सेशन ऑफ द अवध, अवध को कैप्चर करना। अब देखो, जैसे झांसी है, जैतपुर है, उदयपुर है, सतारा है, नागपुर है, इन राज्यों को क्यों कैप्चर किया? क्योंकि इनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी, कोई उनका लीगल हेयर नहीं था। बट अवध का तो लीगल उत्तराधिकारी था, है ना। वहां पे वाजिद अली शाह वहां के शासक हुआ करते थे। उनका बेटा था बिजरिस कादिर, उन्हीं का बेटा था, कोई अडॉप्टेड बेटा तो नहीं था। लेकिन ऑन द नेम ऑफ द मिस गवर्नेंस, कुशासन के नाम पर इनके एरिया को कैप्चर किया गया, और आगे जाके जो 57 की क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको बना। खैर, तो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए। उसके बाद इनके टाइम पर एजुकेशन में बड़ा विकास हुआ। इसके पहले हमने बात की थी कि जो मैकॉले मिनट आया था, तो मैकॉले मिनट के अंतर्गत जो ब्रिटिश एजुकेशन है या इंग्लिश एजुकेशन को भारत में जबरदस्ती थोपा गया था। लेकिन ये बात अंग्रेजों को देर सबेर समझ में आई, और 1854 में आते हैं वुड्स भारत में, और वुड्स डिस्पैच लेके आते हैं, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट वुड्स डिस्पैच में वुड्स ने ये नियम आपको दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसमें स्थानीय भाषा में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, और उसके अलावा बाकी जो भाषाएं हैं, बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे या प्रेसिडेंसी लेवल पे अंग्रेजी भाषा आपको चले। तो भारतीय इसको लेके आपको सहमत आपको थे, इसलिए इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। साथ में इनके टाइम पर रुड़की, अभी उत्तराखंड में है, तो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, जो भारत का संभवतः पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। साथ में ही वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, 3 जगह यूनिवर्सिटीज बनाई गई 1856 में। और जिस प्रकार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे इंडिया में भी ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश आपको होती है। उसके टाइम पर इसने कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। देखो, जब इनका मिलिट्री कैपिटल और सब कुछ चीजें कलकत्ता में ही हुआ करती थी, क्योंकि सबसे पहले बंगाली इन्होंने आपको जीता था। तो इसके अंतर्गत 2 चीजें की। सबसे पहले जो इनका जो आर्टिलरी था, जो तोप गोला, जो तोप खाना वगैरह था, वो उन्होंने शिफ्ट किया कलकत्ता से मेरठ, और आगे जाके 1857 के रिवोल्ट की स्टार्टिंग भी मेरठ से आपको हुई। साथ में इन्होंने अपने आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, वो आर्मी का हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया कहां पर? शिमला। तो आर्मी हेडक्वार्टर वाज एस्टैब्लिश एट वेयर? द आर्मी हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश एट शिमला। साथ में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स बनाई, जिसमें गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट
और कुछ रेजिमेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया, कुछ 3 हैं बट ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है। और गोरखा रेजिमेंट जब डलहौजी ने जब बर्मा वॉर लड़ा, तो उस वॉर में गोरखा लोगों ने बड़ी मदद की थी, तो गोरखा लोगों से बड़ा खुश थे वो, ठीक है। उसके अलावा इनके टाइम पर पोस्ट डिपार्टमेंट का रिफॉर्म हुआ, पोस्टल कानून आया और उस कानून के अंतर्गत मात्र 2 पैसा में 2 पैसे में कहीं भी पूरे भारत भर में कहीं भी आप कोई डाक टिकट भेज सकते हो। तो पोस्ट का एक तरह से या टेलीग्राम का पोस्ट डिपार्टमेंट का एक तरह से लिबरलाइजेशन किया। साथ में ही डलहौजी लेके आए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में पीडब्ल्यूडी। तो ही स्टार्टेड द पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आपके जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया। अच्छा, इसके पहले ये काम आर्मी करती थी, लेकिन आर्मी का जब लोड बढ़ गया, क्योंकि उनको तो और भी वॉर लड़ना है ना, और भी जगह कैप्चर करना है, तो इसके माध्यम से रोड्स कनाल्स वगैरह का आज भी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो डलहौजी का दिया हुआ है। तो रोड और कनाल का एस्टैब्लिशमेंट किया। साथ में इन्होंने जो गंगा कनाल काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, उस गंगा कैनाल के काम को कंप्लीट किया। और साथ ही उन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो था, उसको आपके पेशावर से आगे पेशावर तक उसको एक्सटेंड किया। तो बांग्लादेश के सोनार गांव से लेके पेशावर तक जीटी रोड जो है वो एक्सटेंड आपको हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। साथ ही इनके टाइम पर आया इनाम कमीशन 1852। देखो, इनाम किसी अधिकारी का नाम नहीं है, मुगलों के द्वारा या जो लोकल रूलर्स थे, तो उनके द्वारा धर्म के जो लोग थे, कोई मौलवी हो गया, कोई पंडित हो गया, तो उनको कई सारे लैंड इनाम में दिए गए। उस इनाम लैंड पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। अब जब अंग्रेज ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, तो उन्हें बोला भैया अलग से ये एरिया क्यों दिया जाए। तो इनाम कमीशन बनाया गया, और जितने भी ऐसे लैंड थे जो इनाम के रूप में, गिफ्ट या डीड के रूप में बाकी लोगों को दिए गए थे, उनको फिर से अंग्रेजों ने रिकैप्चर किया, अपने कंट्रोल में आपको किया। और साथ में इनके टाइम पर आया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया गया। देखो, इसके पहले हर 20 साल में कानून आ रहा था। 1773, 1793, 1813, 1833, देन 1853। और अब अंग्रेज सरकार को लग गया था कि भैया ये प्रॉपर तरह से अब शासन कर सकते हैं। दैट्स वाई चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 यहाँ पर लाया गया, और अंग्रेजों का शासन अनलिमिटेड तरीके से कर दिया गया। तो ये थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये माइंड मैप्स आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट shivaneducation.com, या डाउनलोड कीजिए शिवान एजुकेशन एप्लीकेशन, वहां पर ये माइंड मैप आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।